Azerbaycan bayrağı. Biz bu bayrak istiklalımızın Jortana Gatsu. दुनिया में इस वक्त रूस और यूक्रेन की जंग चल रही है। इसी बीच एक नया डेवलपमेंट और हुआ है और कल दोपहर से अज़रबैजान और आर्मेनिया की फौजों में आपस में टकराव शुरू हो गया है। अज़रबैजान ने एक स्पेशल ऑपरेशन शुरू किया है नगोरो काराबाख में। यहाँ पहले भी अब से पहले 2020 में एक मुस्तकिल जंग चली थी, फुल स्केल वॉर थी वो, और वो वॉर तकरीबन 30 दिन चली थी। उस 30 दिन की जंग में काफ़ी नुकसान हुआ था और अज़रबैजान की फ़ौज ने तुर्की के ड्रोन, बख्तियार ड्रोन ने तुर्की का बनाया हुआ, उस ड्रोन की मदद से और तुर्की की मदद से आर्मेनिया की फ़ौज को वहाँ पर भारी शिकस्त दी थी। उस दौरान 2 साल पहले यानी 2020 में जो जंग हुई थी उसमें आर्मेनिया की फ़ौज ने सरेंडर किया था और रूस के मदाखलत से, रूस के पहल से दोनों मुल्कों के बीच बाद में फिर एक समझौता हो गया था, सीज फायर हो गया था। इस दौरान जो ये 2020 से अब तक का जो वक्त बीता है, इसमें आर्मेनिया की जो फ़ौज थी वो कंटिन्यू नगोरो काराबाख के इलाके में फिर से वो अपना काम जारी रखे हुई थी और वो वहाँ पर घुसपैठ मुस्तकिल कर रही थी। कुछ इलाकों पर उसने डिस्टर्बेंस पैदा करना शुरू कर दिया था, कुछ हाइड आउट्स बनाए हुए थे, जिसके बाद अज़रबैजान की फ़ौज ने अभी फिर से कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में अभी तक कई सारे सैनिकों के मारे जाने की खबर है। करीब 7 अज़रबैजान के जो फ़ौजी हैं वो ज़ख्मी हुए हैं या मारे गए हैं। इसी तरह से आर्मेनिया की फ़ौज के भी नुकसान हुआ है। कई सारे जो सिविलियंस हैं उनकी भी कैजुअल्टी की जानकारी है, वहाँ पर रिपोर्ट्स हैं कि वहाँ पर कैजुअल्टी हुई है। टोटल अभी कितना जान माल का नुकसान हुआ है इसकी सही तादाद किसी को अभी बताई नहीं गई है, वहाँ से कोई भी इस तरह का अपडेट नहीं है। फिर भी अज़रबैजान की जो फ़ौज ने जो ऑपरेशन ये शुरू किया है नगोरो काराबाख में, ये एक डिस्प्यूटेड लैंड इसको बोला जाता है इंटरनेशनली, नगोरो काराबाख। ये दरमियान का हिस्सा है दोनों मुल्कों के, और क्योंकि अज़रबैजान जो है ये भी एक बड़ा मुल्क है। यहाँ पे एक इक्वेशंस दुनिया की अलग हैं इस जंग में। अज़रबैजान के साथ तुर्की है और इसराइल है। आर्मेनिया के साथ ईरान, रूस, अमेरिका और यूरोप के बाकी मुल्क। तो जो मुल्क एक जगह पे दुश्मन है वो दूसरी जगह पे साथी भी हैं। तो तुर्की और इसराइल में आपस में मनमुटाव रहते हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों मुल्क एक साथ हैं और वो अज़रबैजान के साथ हैं। अज़रबैजान से इसराइल का अच्छा कारोबार है, दोनों एक दूसरे के अच्छे फ्रेंड हैं। तुर्की के बहुत अच्छे रिलेशन है और जब तुर्की में उस्मानी खिलाफत थी उस वक्त में ये तुर्की की हुकूमत का स्तर आई है। अज़रबैजान के में कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो दुनिया भर को एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो एक इम्पोर्टेंट मुल्क है। हम बता ये रहे थे कि वहाँ पर इक्वेशंस चेंज हो जाती हैं। जो मुल्क एक दूसरे के दोस्त दूसरी जगह पर हैं वो यहाँ पर कहीं दुश्मन भी हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ भी हैं। तो रूस की फिर से कोशिश है, अब ये जल्दी से इसमें बहुत लंबी न खिंचे
और आज सेकेंड डे है इसका ये। इस वक्त तक अभी भी वहाँ आपस में जंग जारी है। पहले जो जंग हुई थी 2020 की, थोड़ा सा उसके बारे में और थोड़ा सा अपडेट देते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक अली ज़ादा एक ट्विटर यूज़र हैं और उन्होंने जानकारी दी है, द घोस्ट टाइम इज़ अनदर विक्टिम ऑफ आर्मेनियन vandalism. Before the Armenian occupation, the region was home of 54 medical institutions, 79 cultural centers, 16 factories, 10 recreation centers, as well as and the largest music school of Karabakh. तो ये अलीज़ादा अली ने का एक पोस्ट है। वो ये बताने की कोशिश करेंगे जब तक आर्मेनिया ने यहाँ पर कब्जा नहीं किया था उससे पहले यहाँ क्या क्या चीज़ें थी। और जो 2020 में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, ये 30 दिन चला था। 30 साल से ये डिस्प्यूटेड इलाका बनाया हुआ है इंटरनेशनल कम्युनिटी ने, जबकि इसको मान्यता भी दे दी गई थी और अज़रबैजान की मिनिस्ट्री ने इसको पूरी तरह से तस्लीम कर लिया था। इसको थोड़ा सा हवा देते हैं यूरोप के कंट्री, फ्रांस वगैरह, उनके लिए आर्मेनिया एक इम्पोर्टेंट कंट्री है और आर्मेनिया के साथ यूरोप के मुल्कों के सेल्फ इंटरेस्ट हैं। 2020 में जो यहाँ पर वॉर हुई थी उसमें 32 लोगों की मौत हुई थी और 200 से ज़्यादा जख्मी हुए थे। तो एक अच्छा खासा वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट है। कुछ वीडियोज़ हैं जो सोशल मीडिया से, ट्विटर से हासिल किए गए हैं, वो इस रिपोर्ट के आखिर में होंगे। फिर से चूँकि देखें दुनिया में बगैर जंगों के लोगों का या मुल्कों का, जो बड़े मुल्क हैं उनका गुजारा नहीं होता है। उनके कारोबार इस पर, उनकी तरक्की इस पर निर्भर रहती है कि कितनी ज़्यादा जंगें हों। वर्ल्ड में जो ताकतवर या सियाने मुल्क हैं, अमेरिका है, रूस है, फ्रांस है, ग्रेट ब्रिटेन है, जर्मनी है, इन सब के जो भी इकोनॉमी चलती है, रूस का इसको थोड़ा सा हम अलग कर देंगे क्योंकि रूस एक एग्रीकल्चर कंट्री भी है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा अनाज दुनिया का पैदा होता है। अमेरिका और यूरोप के वेस्ट के जो कंट्रीज़ हैं, इनकी इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा वो हथियारों के ख़रीद और फ़रोख्त से आता है। ये लोग हमेशा चाहते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ डिस्टर्बेंसेस रहें, जंगें होती रहें, ताकि इनके अपने जो वेपन्स हैं वो बाज़ारों में बिकते रहें। तो देखिए ये रिपोर्ट और बने रही हमारे साथ। शुक्रिया आप सभी का। सलाम अस्कर।
Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələri tərəfindən Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində keçirilən lokal xarakterli antiterror tədbirləri uğurla davam etdirilir. Keçirilən tədbirlər zamanı Ermənistan Silahlı Qüvvələri birləşmələrinin 60-dan çox döyüş mövqeyi Silahlı Qüvvələrimizin nəzarətinə keçirilib. Eyni zamanda Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin birləşmələrinə məxsus 20-yədək hərbi təyinatlı avtomobil, 40-dan çox artilleriya qurğusu, 30-dan çox 120 və 82 milimetrli minatanlar, 2 ədəd zenit raket qurğusu, 6-dan çox Martira radioelektron mübarizə stansiyası və digər hərbi təyinatlı vasitələri zərərsizləşdirilib. Bəzi Ermənistan sosial media resurslarında güya bölmələrimiz tərəfindən mülki obyektlərin atəşə tutulması barədə yayılan məlumatlar təxribat və dezinformasiya xarakteri daşıyır. Nous sommes à l'heure terrible des conséquences. Et ces conséquences, elles sont payées par le peuple arménien aujourd'hui qui, dans le Haut-Karabakh, est victime d'une opération militaire parce que le silence de l'Europe et du monde occidental au cours des derniers mois, malgré toutes les transgressions de l'Azerbaïdjan, n'a fait qu'inciter Aliyev à aller encore plus loin. Personne ne peut nier qu'aujourd'hui, ce qui est violé, c'est le droit international le plus élémentaire, le droit humanitaire. Personne ne peut faire comme si l'essentiel n'était pas en jeu. Et maintenant, il est temps de sortir de cette passivité. Quand l'Azerbaïdjan prétend mener une opération antiterroriste et est en réalité en train de tuer des enfants, des femmes, des civils innocents, il est absolument nécessaire que nous passions des condamnations qui sont unanimes ici, et c'est tant mieux que nous passions des condamnations à l'action. Il faut des sanctions contre le régime d'Aliyev. Pas dans une semaine, pas dans quelques jours, maintenant, dans les heures qui viennent. Il faut dénoncer le contrat gazier honteux qui nous lie à l'Azerbaïdjan, pas dans quelques jours, maintenant. Et cela seul peut empêcher que le pire se présente à nous, car le pire, c'est l'épuration ethnique qu'Aliyev veut organiser, qu'il a dit vouloir organiser. Chers collègues, l'Union européenne est née sur l'expérience d'un génocide. Le peuple arménien a déjà subi un génocide. C'était en 1915. Et aujourd'hui, ceux qui sont en train de s'attaquer au Karabakh ne mènent pas seulement une guerre territoriale. Ils attaquent un peuple qu'ils veulent faire disparaître, qu'ils veulent rayer de l'histoire. Et pourquoi? Parce que ce peuple est lié à la civilisation européenne, par son héritage, par sa culture. Est-ce que nous allons rester silencieux? Est-ce que nous nous contenterons de grandes déclarations? Est-ce que nous allons voir à nouveau le Conseil, la Commission poursuivre une forme d'aveuglement volontaire, mettre les deux parties sur le même plan? Si nous continuons ainsi, chers collègues, nous serons responsables devant l'histoire de ce que nous aurons laissé commettre, et ce sera la trahison la plus grave que l'Europe puisse faire contre elle-même.